हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, आज उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख गर्म स्थानीय पवनों की। तो जो स्थानीय पवनें हैं, तो उनमें जो गर्म स्थानीय पवनें हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्थानीय पवन किसे कहते हैं या स्थानीय पवन क्या है। तो जो पवनें हैं उनको मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया, और वो 3 वर्गों में सबसे पहले स्थायी या ग्रहीय पवनें, दूसरा प्रमुख वर्ग जो है सामयिक पवनें, जिसमें हमने स्थल समीर, जल समीर की बात की, पर्वत घाटी समीर की बात की, मानसून की बात की, और तीसरी है स्थानीय पवनें। तो जो स्थानीय पवनें हैं वो किसी स्थान विशेष के तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण चलती हैं, और इसी वजह से उन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। और ये जो पवनें हैं ये छोटे क्षेत्र में स्थान विशेष पर चलने वाली पवनें हैं, जो अपने प्रभाव क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन करती हैं और स्पष्ट रूप से सामान्य पवन संचार से भिन्न विशेषताएं होने की वजह से ये स्पष्टतया पहचानी जा सकती हैं। और ये जो पवनें हैं उनकी विशेषताएं मुख्य रूप से वो गर्म हो सकती हैं या ठंडी हो सकती हैं, बर्फ़ से भरी, धूल से युक्त हो सकती हैं। तो ये कई प्रकार की विशेषताओं से युक्त हो सकती हैं, और इनसे जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें लाभदायक व हानिकारक दोनों ही प्रकार के प्रभाव होते हैं। अर्थात बहुत सी पवनें ऐसी हैं जो अपने प्रभावित क्षेत्र में लाभदायक प्रभाव डालती हैं, और बहुत सी पवनें स्थानीय ऐसी हैं जो अपने प्रभावित क्षेत्र में हानिकारक प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रकार की जो पवनें हैं वो स्थानीय पवनों के नाम से जानी जाती हैं, और ये स्थानीय पवनें अलग अलग क्षेत्रों में उनको अलग अलग नाम से कहा जाता है। अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में इन स्थानीय पवनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर प्रमुख जो गर्म स्थानीय पवनें हैं, विश्व के विभिन्न इलाकों में प्रवाहित होने वाली जो गर्म स्थानीय पवनें हैं, तो उनमें से कुछ मुख्य पवनों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रमुख स्थानीय गर्म जो पवनें हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं फोहन की। फोहन, और ये जो फोहन पवन है ये मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में आल्प्स जो पर्वत है उस आल्प्स पर्वत के पूर्वी ढालों पर उत्तरी ढालों पर प्रवाहित होती है। तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढालों पर बहने वाली जो ये गर्म हवा है उसी को फोहन के नाम से जाना जाता है। और जब हवाएं आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के सहारे ऊपर की ओर उठती हैं, और उठने के बाद आल्प्स पर्वत को पार करके जब आल्प्स के उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं, तो चूंकि हवाएं जब ऊंचाई से नीचे की ओर उतरती हैं तो वो शुष्क रुद्धोष्म दर से गर्म होती हैं, और सामान्यतः ये जो दर है वो 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की होती है। और इस 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से इन हवाओं का तापमान बढ़ता है। तो फलस्वरूप ये हवाएं अपने आसपास के वायुमंडलीय जो तापमान है उसकी तुलना में गर्म हो जाती हैं, और ये अपना जो प्रभावित क्षेत्र है, जब इन आल्प्स के उत्तरी ढालों से उतरने के बाद ये स्विट्ज़रलैंड के मैदानी क्षेत्र में जाती हैं, तो वहाँ इनके प्रभाव से कुछ समय में ही तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, और जिससे स्विट्ज़रलैंड के मैदान में बिछी हुई या जमा हुई जो बर्फ़ की परत है वो पिघल जाती है, और वहाँ पशुओं के लिए चारागाह और कृषि का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार इस फोहन के द्वारा आल्प्स के उत्तरी ढालों पर तथा स्विट्ज़रलैंड का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से बर्फ़ के पिघलाने की वजह से वहाँ कृषि कार्य और चारागाह विकसित हो जाते हैं। इसीलिए स्विट्ज़रलैंड के लिए ये काफ़ी लाभदायक पवन है, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भी स्विट्ज़रलैंड में ही देखने को मिलता है। तो ये जो है फोहन पवन है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रमुख गर्म पवन की, जो लगभग फोहन के ही समान है, सेम विशेषताओं वाली है, लेकिन प्रभावित क्षेत्र अलग होने की वजह से इसको अलग नाम से जाना जाता है, और ये है चिनूक।
और जो चिनूक पवन है इसकी विशेषताएं भी फोहन पवन के ही समान हैं, लेकिन चिनूक पवन मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर प्रवाहित होती है। तो ये चिनूक पवन जब पश्चिम से आने वाली ये जो पवन है रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढालों के सहारे ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने के दौरान इसमें जो नमी है वो संघनित होती है और संघनन के पश्चात रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढाल और रॉकी पर्वत का जो शिखरिस्त भाग है उस पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। लेकिन ज्यों ही ये पवन रॉकी पर्वत को पार करके उसके पूर्वी ढालों के सहारे नीचे उतरती हैं, तो नीचे उतरने पर इनका तापमान शुष्क रुद्धोष्म दर से क्रमशः बढ़ता है और तापमान बढ़ने की वजह से वर्षा की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और ये अपेक्षाकृत गर्म होने लगती हैं। और जब ये पूर्वी ढालों के सहारे नीचे उतरती हैं तो रॉकी पर्वत के पूर्व में जो उत्तरी अमेरिका के विस्तृत प्रेरी घास के मैदान हैं, जहां सामान्यतया शीतकाल में तापमान 0 डिग्री या इससे भी कम हो जाता है और वहां बर्फ की परत जम जाती है, वहां इन चिनूक हवाओं के द्वारा उस प्रेरी घास के मैदान में तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिससे यहाँ प्रेरी घास के जो मैदान हैं इनकी बर्फ़ पिघल जाती है और यहाँ भी चारागाह और कृषि का विकास शीतकाल में भी संभव हो पाता है। तो यही कारण है कि इन चिनूक पवनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हिम भक्षणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा हिम को पिघला दिया जाता है, इसीलिए इनको हिम भक्षणी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चिनूक पवनें हैं। नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं, उसमें रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढालों से ये पवन ऊपर उठती हुई दिख रही है और उसके बाद में संघनन से बादल बन कर के बरसात हो रही है। और ज्यों ही ये पवन नीचे उतरती है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर, तो ये शुष्क रुद्धोष्म दर से गर्म होती है और इस प्रकार से रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के पूर्व में स्थित जो प्रेरी घास के मैदान हैं वहाँ पर इसके द्वारा शीतकाल में हिम की चादर को हटा दिया जाता है या फिर हिम को पिघला दिया जाता है। इसी वजह से इसको हिम भक्षणी के नाम से भी जानते हैं। तो ये चिनूक पवन है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रमुख गर्म पवन की, और ये है हरमट्टान। और हरमट्टान जो गर्म पवन है ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है और अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग से ये पूरब से पश्चिम की ओर गिनी तट की ओर चलने वाली एक गर्म व शुष्क हवा है, जो मुख्य रूप से सहारा के पूर्वी भाग से पश्चिम की ओर गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है और ये काफ़ी तीव्र गति वाली गर्म व शुष्क हवा है। और अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, गिनी का जो तट है और गिनी तट के आसपास का जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ तापमान अत्यधिक होने तथा आर्द्रता होने से वहाँ काफ़ी कष्टदायक मौसम होता है, काफ़ी उमस भरा मौसम रहता है। लेकिन ज्यों ही ये हरमट्टान हवाएं जो कि शुष्क हैं ये इन गिनी तट के क्षेत्रों में पहुंचती हैं, तो इन हरमट्टान हवाओं के द्वारा यहाँ की आर्द्रता को अवशोषित कर लिया जाता है, यहाँ की नमी को सोख लिया जाता है और नमी कम होने के कारण यहाँ जो उमसदार मौसम है उस उमस में काफ़ी कमी हो जाती है और मौसम काफ़ी सुहावना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। और यही कारण है कि गिनी तट के लोग इस हरमट्टान हवा को डॉक्टर हवा की संज्ञा देते हैं या फिर इस हवा को यहाँ डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव यहाँ की जलवायु पर है और यहाँ की जो बहुत ही अस्वास्थ्यकर और कठिनाई भरी जो जलवायु है, जो मौसम है, वो एकदम से इन हवाओं के द्वारा खुशनुमा, सुहावना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। तो इसी वजह से इसको डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं चौथी गर्म हवा की, और चौथी गर्म हवा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिराको। और सिराको ये भी एक महत्वपूर्ण गर्म हवा है और ये शुष्क व रेत से भरी हुई हवा है, जो मुख्य रूप से सहारा के रेगिस्तान से उत्तर की ओर भूमध्य सागर की ओर और भूमध्य सागर के उत्तर में जो स्थित देश है इटली, उस इटली की ओर ये हवाएं प्रवाहित होती हैं।
तो जब ये सिराको हवाएं सहारा रेगिस्तान की रेत को उड़ा करके भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती हैं तो ये नमी ग्रहण कर लेती हैं, और भूमध्य सागर को पार करके जब उत्तर में इटली देश की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनसे टकरा करके ये वर्षा करती हैं, तो इस वर्षा के साथ जो धूल के कण हैं, जो लाल रेत के कण हैं, वो भी वर्षा के साथ नीचे धरातल पर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे रक्त की वर्षा हो रही हो। तो इस प्रकार की जो वर्षा है, चूंकि लाल रेत की वजह से उस वर्षा के जल का रंग भी लाल हो जाता है और इसीलिए इस वर्षा को रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से दक्षिणी इटली में इस प्रकार की रक्त वर्षा होती है। और एटलस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरने पर, एटलस पर्वत जो कि अफ्रीका महाद्वीप में सहारा के ठीक उत्तर में पूर्व पश्चिम रूप से विस्तृत जो पर्वतमाला है, उसके उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरने पर ये हवाएं थोड़ी शुष्क और इनका तापमान बढ़ जाता है और इन्हीं हवाओं को इटली में सिराको के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इटली की ओर प्रवाहित होने वाली ये गर्म हवाएं हैं। और अब हम बात करते हैं अगली गर्म हवा की, और वो है लू। और ये जो लू हवाएं हैं ये मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में मुख्य रूप से अप्रैल से लेकर के जून तक साधारणतया दोपहर बाद चलने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाएं हैं, जिन्हें यहाँ लू के नाम से जाना जाता है। और ये हवाएं मुख्यतः पश्चिम दिशा की ओर से प्रवाहित होती हैं और इनका तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिस कारण इन हवाओं के प्रवाहित होने के समय लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है और इन हवाओं के कारण प्रभावित क्षेत्र का मौसम काफ़ी कष्टप्रद हो जाता है। और ये हवाएं दोपहर में लगभग 11-12 बजे से शुरू होकर के देर रात तक 8 बजे तक इनका प्रभाव लगातार बना रहता है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में तापमान काफ़ी ऊंचा बना रहता है और लोगों के लिए यह काफ़ी कष्टप्रद होता है। तो इस प्रकार की अत्यधिक गर्म और तीव्र पवनों को ही उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में लू के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये विश्व की प्रमुख गर्म पवनें थीं जो अपने प्रभावित क्षेत्रों में काफ़ी बड़े परिवर्तन करती हैं, काफ़ी प्रभाव डालती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।